जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में, ताकि हम इजीली जस्टिफाई कर सके कि किस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, जहां हमने स्टॉक तक पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या था? रहतिया। ठीक है, अब अगला है डेप्टर। क्या पढ़ेंगे? डेप्टर। समझ लीजिएगा, तो मैं कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूँ, समझ लीजिए, फिर उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। जब हम परचेज करते हैं, किसकी बात होती है? सामने वाले की बात होती है। सेल्स करते हैं तब भी किसकी बात होती है? जब हम परचेज करते हैं तो कौन हमें देता है सामान? वो क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिसको हम सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है? कस्टमर कहलाता है। अच्छा, लॉजिक लगाइए, तो बड़ा कौन है? देने वाला कि पाने वाला? देने वाला। इसलिए सप्लायर का अंडर ग्रुप जो होता है वो होता है सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बोलते हैं इसको? सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ, ये डायग्राम बनाइए तो इसको बोलते हैं सन्ड्री डेब्टर। पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा। सन्ड्री की स्पेलिंग हो एस यू एन डी आर वाई, और क्रेडिटर सी आर ई डी आई टी ओ आर। और इसका होगा सन्ड्री डेब्टर होगा, नीचे वाले का डेब्टर होगा, सन्ड्री डेब्टर लिखिए तो एक बार। सन्ड्री डेब्टर की स्पेलिंग लिख लेंगे ना। सन्डे की स्पेलिंग एस यू एन डी आर वाई, डेब्टर का यहाँ सामने लिखा हुआ है, सन्ड्री डेब्टर। हो गया? चलिए, तो याद रखिएगा, फिर से सुनिए ध्यान से। हम परचेज करते हैं तब भी सामने वाले की बात करते हैं, सेल्स करते हैं तभी भी। आप लोग पी एस नहीं लिखे ना, पूरा लिखे ना, परचेज और सेल्स। क्या आप लोग पी और यस लिख दिए हैं? लिखे होंगे कुछ गधे। चेक कर ले आके, जो लिखे होंगे सही कर ले तुरंत। भरोसा है मुझे आप लोग। हो गया? अब देखिए, तो सप्लायर और कस्टमर, याद रखिएगा। एक चीज और है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, अब सही है गलत है नहीं पता मुझे, लेकिन इस हिसाब से अकाउंट में काफी आपको हेल्पफुल होगा। याद रखिएगा, दो वर्ड नेचर होते हैं अकाउंट्स के, एक क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं, प्लस को आप प्लस से इंडिकेट कर लो और डेबिट को माइनस। ऐसा होता नहीं है, बट लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा करने से हम कहीं ना कहीं चीजों को बहुत आसान कर पाते हैं। तो ये बताइए, देने वाला महान है कि पाने वाला? इसीलिए इसको क्रेडिटर कहा गया है। अब पाने वाला क्या होता है? गरीब होता है। तो गरीब माइनस होगा प्लस होगा, इसीलिए इसको डेप्टर कहा गया, इसको कस्टमर। समझ में आ गई बात? जब भी पार्टी का नाम आएगा, उसका अंडर ग्रुप दो ही चीजें हो सकता है, या तो क्रेडिटर या तो डेप्टर। क्लियर कब होगा? जब हमारे सामने स्टेटमेंट आएगा कि वो पार्टी क्या है, सप्लायर है कि कस्टमर है। कस्टमर होता है उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? डेप्टर होगा। और
सप्लायर है तो क्या होगा, कस्टमर। समझ में आ गई बात ना? क्योंकि कभी भी हम परचेज करें या सेल्स करें, ये लिख लीजिए नेचर दो होते हैं, लिख लीजिए तो क्रेडिट और डेबिट, जैसे बनाया मैंने समझने के लिए बस। हो गया, ठीक है। प्लस माइनस इंडिकेट कर लीजिएगा, दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। वो दिक्कत है यहाँ तक, चलिए। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। कह रहा है डेप्टर, कह रहा वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सर्विस परचेज करता है, जो हमसे उधार सामान खरीदता है या खरीदता ही है, वही क्या कहलाता है, हमारा डेप्टर कहलाता है। और क्रेडिटर क्या होता है, वह पर्सन या बिजनेस जिसे हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा हुआ है, वो हमारा क्रेडिटर है। हमने जिससे खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर है, हमने जिसको बेचा है वो हमारा क्या है, डेप्टर है। ये बात समझ में आ गई? फिर से सुनिए, हमने जिससे खरीदा है वो क्या है, क्रेडिटर है, हमने जिसको बेचा है वो क्या है, डेप्टर है। बस ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगला है रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल किससे बना है, रिसीव सबसे बना है, यानी जो चीजें क्या होंगी, आएंगी, प्राप्त होंगी, पाने वाली होंगी, रिसीवेबल कहलाएंगी। जो चीजें आपको देनी है वो क्या है, रिसीवेबल कहलाएंगी। क्या कह रहा है सुनिए, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से क्या करना है, भविष्य में पाना है, उसे क्या बोलेंगे, रिसीवेबल बोलेंगे। और और क्या, जो हमें किसी को देना है भविष्य में, किसी व्यापारी किसी बिजनेस को हमें देना है, तो क्या कहलाएगी, पेमेबल कराएंगे। कह रहा जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे लिए बिजनेस पर बकाया है। अच्छा, कोई सामान हम खरीदे हैं, पैसा नहीं दिए, हमारे बिजनेस में वो पैसा क्या है, बकाया है कि क्या है, क्या है, बकाया ही है ना, बाकी है ना, तो हमें देना है, तो क्या कहलाएगा, पेमेबल। क्या कहलाएगा, हमने बताया था। बताइए, रिसीवेबल और पेमेबल में कौन सा दायित्व होगा, बताइए, बताइए, बताइए आप। रिसीवेबल और पेमेबल में कौन सा लाइबिलिटी होगा, कौन सा दायित्व होगा, बताइए। बाकी लोग बोलिए, जो पढ़े हैं वो नहीं बोले, मार के भी। जो पढ़ लिए चुपचाप रहे हो, जो नहीं पढ़े हो वो बोले। दायित्व क्या, बताओ तुम जो ना, दायित्व कौन होगा इसमें से, पेमेबल और रिसीवेबल में, पेमेबल। आशीष बैठ जाओ, बताओ दायित्व कौन होगा। ये में कहा डेप्टर है, तू ही ऑप्शन ही दिए है, पेमेबल और रिसीवेबल, अलग लेवल पे चल रहे हो क्या, हाँ बताइए, रिसीवेबल, ठीक है। तुम राहुल, जो नया लड़का है वो तो समझेगा नहीं, बगल में आप बताइए। हम्म, दोनों से दायित्व कौन होगा, रिसीवेबल दायित्व होगा, ठीक है। आरिफ, बताओ, हाँ क्या होगा, पेमेबल, क्यों, क्यों पेमेबल दायित्व होगा, क्योंकि अगर हमने किसी से कोई चीज उधार लिया है, कोई सेवा प्राप्त किया है, तो हमें हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें उसका भुगतान करना होगा, इसलिए वो क्या होगा, दायित्व होगा। और जिसे प्राप्त करनी है वो दायित्व नहीं होता है, जो चीजें देना है वो दायित्व है, दो से देना, दो से दायित्व, ठीक है, बैठ जाइए सब लोग। तो कह रहा है जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस में बकाया है, बकाया तो देना है, और देना है तो क्या कहलाएगा, पेमेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेमेबल अमाउंट कहलाएगा। जनरल क्या होता है, जनरल, जे ओ यू आर एन एल है, वो जनरल नहीं है सामान्य वाला, ये जनरल जे से है, वो जी से होता है। इस जनरल का मतलब होता है रोज नामचा, हिंदी में क्या बोलते हैं, रोज नामचा, मतलब जिसपे आप रोजाना
चीजों को नामांकित करें उसे बोलते हैं जर्नल, जर्नल एंट्री। कह रहा है जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसे जिसमें हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री कहा जाता है। किसी भी बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री कहलाता है। तो दिक्कत, एक बार रिपीट करिए तो जर्नल क्या कहते हैं? रिपीट करिए तो पढ़िए आप लोग, सब लोग जर्नल किसे कहते हैं? पढ़ लिए? पढ़ लिए? तो समझ में आ गया जर्नल क्या होता है। जर्नल क्या है? जर्नल क्या क्या बोल, और क्या बोल सकते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? डेली के ट्रांजेक्शन डेट वाइज क्या होते हैं? रिकॉर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? रोजनामचा। लिखते भी नहीं है आप लोग, याद नहीं करते, सिर्फ लिपसिंग करते हैं। ठीक है, अगला है लेजर। क्या है? लेजर। कह रहा है जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को, अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, मतलब अलग अलग वर्गीकरण करके लिखते हैं। जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करके प्रोसेस जो होता है उसे बोलते हैं लेजर की पोस्टिंग करना। क्या करना? जैसे कि आप एसबीआई का बैंक है यहाँ पे पटरौना में, तो उसमें बहुत लोग खाते हैं ना, तो सबका खाता अलग है कि एक ही में? तो क्या किया गया? उसको लेजर की पोस्टिंग करते हैं। जैसे आपका पैसा है तो आपके खाते में जमा होता होगा। समझ आ गई बात ना? कोई दिक्कत है? ये। और उसके बाद से लास्ट है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी एक अकाउंटिंग का समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द रिलेशन शिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। यहाँ ये दिखाया है कि क्या संबंध है संपत्ति, दायित्व और पूंजी में। इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। जिसको आप इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे उसे अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाएगा। अकाउंटिंग टू द दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लायबिलिटी। यानी कि कह रहा है कि जो अकाउंटिंग का इक्वेशन, जो संपत्ति जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके? दायित्व और पूंजी के। यानी कि एक इक्वेशन याद रखिएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक इक्वेशन बन गया ना? हाँ, इससे कितने इक्वेशन और बनाए जा सकते हैं बताइए? इससे कितने इक्वेशन और बनाए जा सकते हैं बताइए भाई? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे कितने बना सकते हैं और इक्वेशन? बताइए भाई। नहीं बना पाएंगे आप लोग? अरे भाई, एक इक्वेशन बना हुआ है, इससे और इक्वेशन बना सकते हैं। दो और बन सकता है। एसेट्स का तो पता चल ही गया कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। तीन इक्वेशन बन गए। ये तीनों इक्वेशन दिमाग में सेट रहेंगे तभी काम होगा, निकालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चाहे तो लिख सकते हैं।
तो दिक्कत है, तो इक्वेशन याद रखिएगा। अब कह रहा है कि अब थोड़ा नीचे आइए, इसके बाद से एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनी कहा जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और जिसको आप मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सके। अगर मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसे मनी मेजर कॉन्सेप्ट बोलेंगे ही नहीं। कह रहा कि कोई सेल्समैन किसी भी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड सेल्स करता है, केवल इस अमाउंट को ही आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जबकि इम्प्लाई का सेटिस्फेक्शन को बुक्स में, मतलब आपकी संतुष्टि क्या है, हमारी भावनाओं को उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को, या हम संतुष्टि को, जो भी आत्मसंतुष्टि को कभी हम मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए सिर्फ मनी वाली चीजें जो एक्सप्रेस की गई है उन्हीं चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेपरेट एंटिटी, एंटिटी का मतलब पहले बताया ही था आपको, क्या बताया था एंटिटी मतलब। बाकी लोग क्या दाल भात खा रहे हैं क्या बैठ के, बोल भी नहीं रहे, पढ़ाई नहीं हो रही यानी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, अस्तित्व होता है, बताया गया था। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है। बिजनेस को क्या है, एंटिटी के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी होता है। यानी कि व्यापार का और उसकी मालिक का दोनों का अस्तित्व क्या है, अलग है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस के एक अलग अस्तित्व माना जाएगा, उसकी मालिक का एक अलग अस्तित्व माना जाएगा। हमेशा इन दोनों को अलग अलग मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा। कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये नहीं सोचता कि 2 महीने के बाद बंद कर देंगे, यही मान के स्टार्ट करेगा बिजनेस शुरुआत किए हैं तो अंततः चलता रहेगा। कब बंद होगा जिसकी संभावना व्यक्त नहीं कर सकता। कह रहा है जिसको भविष्य में बंद होने की संभावना नहीं है, इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, मतलब जो चीजें जिसकी कंटिन्यूटी बने रहे, ठीक है। कह रहा है जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत सेम ईयर में ध्यान रखकर नहीं बनाया जाता है। जैसे अगर हम मशीन बना रहे हैं तो ये नहीं बनाएंगे कि जितना हमारा पैसा लगे उतना बस बना दिए, नहीं, हम ये सोच के बनाएंगे कि जहां तक पहुंचेगा वो आदमी कितने में बेचेगा, उस अमाउंट से इसको बनाया जाता है। प्लस ये नहीं कि बस इसी साल, अगले साल भी महंगाई बढ़ सकती है, तो ये मान के कि अगले साल भी अगर 1 साल बीत भी जाएगा इस मशीन का दाम ये रहेगा। तो मतलब 1-2 साल को रेंज में एक्सेप्ट करके तब कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है। वही बात यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि भविष्य में 2 साल बाद भी इसको बेचा जाएगा, तो कितने में बेचा जा सकता है। ये नहीं कि 100 रुपए में आज बनाया तो 2 महीने बाद 100 ही रुपए, नहीं, इसीलिए 300 स्टार्टिंग से ही मान लिया जाता है कि 2 साल 3 साल तक आराम से चलेगा, ठीक है। अगला क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कह रहा है इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि यदि हमने फर्नीचर को 50,000 में खरीदा है तो उसे हम 2 साल बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल 50,000 ही दिखाएंगे। समझ में आ रही बात ना, ये नहीं कि बढ़ा दे या घटा दे, नहीं, 50,000 ही दिखाएंगे। ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। तब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला क्या है, डुअल एक्सेप्ट। डुअल का मतलब क्या होता है, दोहरा, डबल। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, 2 साइड होते हैं। वही अभी जैसे बताया है, जो नेचर, कितने नेचर पर लिखवाए आपको, तो कौन कौन सा, वही तो यहाँ भी कह रहा है, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू और क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। मतलब कि अगर हमने इस मार्केट खरीदा
इस मार्केट की कोई वैल्यू होगी और जो हम वैल्यू देंगे वो दोनों वैल्यू क्या होगी। अगला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, इसे टाइम इंटरवल, पीरियोडिसिटी पीरियड किसे माना जाता है, टाइम को लेके माना जाता है, तो वही बात यहाँ कहा गया है। इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस के एंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय के अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से क्या किया जा सके, मेजर किया। बहुत लेंदी हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे बाइक आप चलाते हैं तो बाइक में काम है सर्विसिंग कराना पड़ता है, पता है ना, तो आपको 1 से 2 मंथ में कराना होता है। अब ये नहीं कि साल भर बाद कराएंगे, हो सकता है ज्यादा पैसे लगे, जहाँ आपके 1000 में काम चलने वाले थे वहां 10,000 लग जाए, हो सकते हैं ना। तो यही बात यहाँ कहा गया है, हर चीज के लिए प्रियोरिटी बनाई गई है। अगला है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है, एविडेंस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को भी किसी एविडेंस या सपोर्टिव बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस वाउचर, मतलब कि आपने सामान खरीदा है तो इसके पास आपके लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके लिए आपके पास वाउचर्स इनवॉइसेस होने चाहिए। यही बात यहाँ कहा गया है, कह रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे अगर कोई दावा करे, क्लेम करे तो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सके, कोर्ट वाला, ताकि उस चीज को लीगल माना जा सके, कानूनी रूप से माना जा सके, कानून द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है, जिसे आप एविडेंस के रूप में, किसके रूप में, गवाह के रूप में रख सके, प्रूफ के रूप में, ठीक है, सबूत। अगला है और लास्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करेंगे और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस किया, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम किसी बिजनेस की फैक्ट्री में 10,000 तथा स्टाफ को 90,000 रुपया क्या कहते हैं सैलरी देते हैं, और उस महीने का टोटल सेल्स कितना हुआ हमारा 2 लाख रुपया, तो 2 लाख हम प्रॉफिट नहीं मान लेंगे, 2 लाख में से कितना आपने रेंट दिया, कितना सैलरी को स्टाफ दिया, ये सब घटाने के बाद जो पैसा बच जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा। बस यही आज, बस आज के लिए इतना ही। और होमवर्क आपका ये है कि जितने भी अकाउंटिंग टर्म बताए गए हैं याद होने चाहिए, मंडे एक दिन संडे में मिल जा रहा है, मौका है, नहीं होंगे तो मैं लाऊंगा घर से वही बांस वाली शिकुनी। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। तो मिलते हैं मंडे को आप लोग से। थैंक यू क्लास।